नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आया हूँ मैथ का, जो कि डेली अपलोड किया जाता है। आप लोग वीडियोवादनी के टेलीग्राम ऐप पर जो है टेलीग्राम चैनल में या ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें सारे प्रश्न को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। पहला प्रश्न जो है वो आज का क्या है, इसको देखेंगे हम। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 4 वर्ष पहले P तथा Q की उम्र का अनुपात 5:4 है तथा 12 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले P की आयु ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पहले P की आयु ज्ञात करिए। देखिए, पहले अपने प्रयास कर लिया करिए, फिर हम हल करा दिया करेंगे। आप जो है उतार लिया करिए। इसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि परीक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी छोड़ के ही आते हैं। शायद आप भी कभी छोड़े होंगे या नहीं छोड़ेंगे, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे ही प्रश्न रखेंगे। यदि 4 वर्ष पहले P तथा Q की उम्र का अनुपात 5:4 है, मान लीजिए, माना 4 वर्ष पूर्व P की आयु, माना मत लिखिए, दिया ही है, क्या मानेंगे। 4 वर्ष पूर्व P की आयु क्या हो जाएगी, हम जो है दोनों में यक्ष का जो है गुणांक कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद मिले। तो P की 4 वर्ष पूर्व P की आयु तो 5x हो जाएगी। फिर 4 वर्ष पूर्व Q की आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब कह रहा है, तब आप ये समझ सकते हैं कि 4 साल पहले की ये आयु है। अब 4 साल बाद मतलब इस समय वर्तमान समय में क्या होगी, तो P की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 5x + 4। क्योंकि ये 4 वर्ष पहले थे तो इस समय कितना होंगे, तो 5x + 4 हो जाएंगे। फिर Q की वर्तमान आयु 4x + 4 हो जाएगी। इतना हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो वर्तमान समय जो है इससे 12 वर्ष बाद, मतलब 12 वर्ष बाद दोनों का जब एज जोड़ेंगे तो 68 वर्ष होगा। तो 12 वर्ष बाद P की आयु क्या हो जाएगी, P की आयु बराबर हो जाएगी 5x + 4 + 12, बाद हो रहा जुड़ेगा। उसी प्रकार 12 वर्ष बाद Q की आयु जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4x + 4 + 12। अब कह रहा है इन दोनों का जोड़ जो है वो 68 वर्ष है। तो लिख लेंगे 5x + 4 + 12 + 4x + 4 + 12 बराबर 68 है। ये लोक सेवा आयोग का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश लेखपाल वालों ध्यान दीजिएगा जरा सा, और खंड शिक्षा अधिकारी वाले भी देख सकते हैं। इसी टाइप से प्रश्न लोक सेवा आयोग बनाता है, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी वाला पेपर लोक सेवा आयोग बनाएगा इस बार। ये 68 हो जाएगा। अब जोड़िए 5 4 9x, यहां लिखिए 9x बराबर 68 है। 12 4 16, 16 4 20, 20 10 12 32, और माइनस उधर कर देंगे, 32 चला जाएगा। 9x बराबर 36, x बराबर कितना आया, 4 आ गया। x का मान 4 आया, तो इसका मतलब हम इसमें P का मान पूछा है, तो 2 वर्ष पहले P की आयु ज्ञात करिए। तो यहां पर देखिए कि P की आयु 5x माना गया था, तो P की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5x है तो 5 × 4 हो जाएगी, अर्थात 5 चौके 20 हो जाएगी। वर्तमान आयु +4 है,
4 करते चले आइएगा। वर्तमान आयु यहाँ है ना, तो 20 + 4 24 साल हुआ। अब कह रहा है कि P 2 वर्ष पहले P की आयु क्या थी, अब इससे भी 2 साल पहले, तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व P की आयु 24 - 2 = 22। यही आंसर हो जाएगा, 22 जो है ये आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 4 साल के अंत में ₹17,000 के धन से प्राप्त किया गया ब्याज ₹6800 है, तो 2 साल बाद इसी दर पर इसी धन से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रश्न को थोड़ा सा मतलब एक दूसरे में जो है जटिल किया गया है, मतलब ब्याज साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज को उसमें जोड़ करके प्रश्न दिया गया है। तो देखिए 4 साल यहाँ कहाँ है, 4 साल के अंत में, अर्थात समय तो आपको मिल गया, समय मिल गया 4 वर्ष। मूलधन भी दिया है कितना, 17,000 के धन से प्राप्त किया गया ब्याज भी दिया है, जो कि साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज 6800 रुपया, 6800 रुपया। अब तब तो 2 साल बाद उसी दर पर, तो अभी इसमें दर निकालेंगे तभी तो क्लियर होगा दर क्या है। दर बराबर हम मान लेते हैं कि R है। तब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 17,000 है और गुणे दर R माने हैं, समय 4 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज भी आपको दिया गया है 6800 बराबर 17,000 गुणे R गुणे 4 बटे 100। ये डबल जीरो से कटा, 1 0 इधर से कट गया, 17 चौका 68, 68 कटा यहाँ 10, तो R बराबर कितना आ गया 10। आपको एक चीज पता हो गई कि दर पता हो गई। जब दर पता हो गई तो फिर लगाने में क्या दिक्कत है। कह रहा है कि 2 साल बाद, अब आगे जब प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे तो आगे कह रहा है तो के बाद चलिए 2 साल बाद इसी दर पर, तो दर मतलब R बराबर आप दर 2% कर रहा है, 10%। R कितना आया है 10%। समय दिया है T बराबर 2 वर्ष। कह रहा है इसी धन से, धन भी यही है मतलब मूलधन बराबर भी कितना है 17,000 ही, की तरफ से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज इसमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र बताया था, जब T दिया रहे, मतलब मूलधन और R और T दिया रहे तो कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे कोष्टक में 1 + R बटे 100 होल पावर T और ऋण 1 कोष्टक बंद, ऐसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो मूलधन 17,000 दिया है, 1 प्लस दर कितना है 10% बटे 100 करेंगे, यहाँ इसे ब्रैकेट बंद कर लीजिए, घाते T 2 वर्ष ऋण 1 ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 17,000। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 10 × 10 = 11 बटे 10 हुआ। तो इसका मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं 121 बटे 10 दहाई 100, वर्ग हो जा रहा है ऋण 1 बराबर 17,000 बराबर, शायद ये नहीं आ रहा होगा उधर, इसको फिर से लिख दे रहे हैं, आ नहीं रहा होगा उसमें वीडियो में। यहां से देखिए चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मूल
गुणे कोष्टक में 1 प्लस r/100 का होल पावर t और ऋण 1 ऐसे करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना तो मूलधन आपको 17,000 दिया है, 1 प्लस दर कितना निकाले हैं आप 10%, समय आपको 2 वर्ष, ऋण 1 हो जाएगा 17,000, ये इससे कटा 10 × 10 = 11/10, मतलब वर्ग करेंगे तो 121/10 100 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 हो गया 17,000, 100 का गुणा इसमें होगा तो 121 में से 100 गए 21/100, ये डबल जीरो काट दीजिए, 21 का 17 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 21 × 17 का 17 के साथ 1 17 × 34 से 35, तो 3 5 7, इसके बाद एक जीरो भी बच रहा है इसमें, 3570 रुपया आंसर आएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। उतार लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, इसको उतार लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा वाला क्या कहता है, सीना ने घर के रेनोवेशन पर 38,460 और होम थिएटर खरीदने में 24,468 खर्च किए और कुल राशि का 28% उसने अपने पास कैश रखा, कुल राशि कितनी थी। देखिए टोटल राशि उसकी कितनी थी 100% थी, टोटल राशि उसके पास 100% थी, जिसमें रेनोवेशन पर उसने खर्च टोटल किया है 38,460, फिर होम थिएटर पर उसने खर्च किया है 24,468, होम थिएटर पर उसने खर्च किया 24,468। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कुल खर्च जो किया कितना की है अभी 8 6 6 12 2 आप लगाए 4 4 8 1 9 8 4 12 2 3 2 5 1 62,928 रुपया टोटल खर्च की है। कुल खर्च इतना की है। अब उसने अपने पास कैश रखा कितना 28%, बचत कितना किया, बचत 28% अपने पास रखी है। तो टोटल पैसा 100% था, उसमें से 28% इसके पास बचा है, तो कितना खर्च हुआ है, तो इसको निकालेंगे कैसे, 100 में से 28 घटा देंगे, टोटल खर्च परसेंट में कितना हुआ है उसको अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे तो कितना निकलेगा कि 100 में से 100 - 28 कर दोगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, तो 72%, टोटल 72% खर्च की है, टोटल 72% खर्च की है। देखिए 72% खर्च की है, तो 72% बराबर 72% पे कितना रुपया पूरा खर्च हुआ है 62,928, तो इससे हम 1% का निकाल सकते हैं, 1% बराबर हो जाएगा 62,928 बटे 72, तो भाग दे करके देख लीजिए कितना आएगा, भाग दे के देखा जाए 6 2 9 2 और 72 72 8 8 19 8 7 56 57 9 12 14 9 2 18 8 1 9 7 63 64 ज्यादा हो जाएगा 648 हो जाएगा, मतलब 8 बार जा रहा है, पहली बार में 8 बार गया तो 576, और 9 में से 6 गए 3, 12 में से 7 गए 5, ये बचा, और 72 छक्का 6 दूनी 12 के 2 1 6 से 42 43 कैलकुलेशन 6 दूनी 12 के 2 1 6 से 42 43 4 से 32 हो रहा 6 72 70 7 0 4 7 85 50 504, इसका मतलब पूरा नहीं कटेगा।
पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है देखते हैं तो पूरा पूरा जो नहीं कट रहा है तो 1% बराबर इतना आया, 1% बराबर इतना आया, तो 100% बराबर जब करेंगे तो 100 लिख देंगे यहाँ पर। ये तो 1% हो गया। अभी मान लीजिए एक लाइन बात करते हैं, 100% अगर निकालना होगा तो 62 हुआ, गुणे 100 हुआ, 36 बार 50 बार, थोड़ा यहाँ से लिखिए फिर 62/36 और गुणे 50, फिर 2 25, 2 18 में 36। अब काटिए इसको, छोटा हो गया है। 18 3 54, 54, 18 3 54, 8 89 में 18 4 72, 72, ठीक है। 18 3 54, 54, 8 इस पे चढ़ा, फिर 18 4 72, 8 8 16, 18 9 162, फिर 18 9 पूरा कट गए 162 हुआ, 349 गुणे, अब 25 कर देंगे, 349 गुणे 25, 25 9 25, 225, 25 9 225 के 5, 25 का 100, 22, 122 हुआ, तो 22 12, 25 के 75, 75 12, 25। पूरा भाग लंबा हुआ है, कहीं प्रॉब्लम कट रही है। 25, ठीक है। इसका यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिएगा थोड़ा कॉपी पे आराम से बैठ करके, जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन करने में समझ आ रहा है। 72 36 और गुणे 100 करके निकाल लीजिएगा। जो नियम है ये सब पूरा सही है, केवल आप थोड़ा सा जो है उसको हल कर लेंगे। कहीं देख लीजिए घटाने तो गड़बड़ नहीं होगा। 100 - 28 2 9 से 2 गए 7, 72%, ठीक है। तो 72% बराबर, इसको जोड़ने में 8 6 6 12 के 2 हाथ लगा 1 4 4 8 1 9 8 6 12 के 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है। आप लगा लीजिए इसको, जो आगे आएगा वही सोल्यूशन होगा। आप इत्मीनान से बैठ करके काटिएगा कॉपी पे, तो जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारिए, इसको उतार लीजिए पूरा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं, चौथा। ये प्रश्न क्या कर रहा है? 320 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है, एक खंभा है, उसको ए उसका नाम है खंभे का। एक खंभे को एक ट्रेन, जो कि ट्रेन 320 मीटर लंबी है, 16 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वह हर समय 5 12 18 मिनट के लिए रुके तो 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए बहुत आराम से समझते चलिए। तो सबसे पहले आपको दूरी पता हो गई, दूरी बराबर 320 मीटर, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है उसी की दूरी हो जाएगी। इसमें खंभे को कितने समय में पार कर रही थी? समय बराबर 16 सेकंड, 16 सेकंड। अब इससे इसकी चाल को निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां किया जा सकता है चाल कितना, चाल बराबर ही निकालना है। तो दूरी कितना है?
320 बटे x कितना है 16, तो ये पूरा हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड में हुआ। लेकिन कितने घंटों में आंसर पूछा है, तो लास्ट में ले जाकर के हमको दिक्कत करेगा, इसलिए हम इसको बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करते हैं। तो 18/5 करेंगे तो 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति। उस रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे से यहाँ से देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है अगर वह हर समय 5 बार 18 मिनट के लिए रुके तो 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कि उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए दूरी जो है दे दिया है 576 किलोमीटर, दूरी 576। जब किसी खंभे आदमी को क्रॉस करती है तब रेलगाड़ी की लंबाई को उसकी दूरी मानी जाती है। वैसा नहीं कि दूरी को ही वो नाप रही तो रेलगाड़ी की भी लंबाई उसमें जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। दूरी बराबर 576 हो जाएगा। और इसके बाद चाल आपको पता हो गई, ये किलोमीटर में है, चाल भी आपको पता हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर आप निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल जब करेंगे तो 576 बटे 72 और 72 8 2 8 16 2 8 2 16 के 6 8 7 56 72 8 कट गया। ये समय कितना लगा 8 घंटा। 8 घंटा ये समय लगा है जो कि स्पीड के अनुसार अगर वो जाएगी, मतलब इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 576 किलोमीटर की दूरी, तो 8 घंटा समय लगेगा। लेकिन सवाल में एक चीज और कहा है कि वह 5 जगह रुकती है, 5 बार 18 मिनट के लिए रुकती, मतलब 18 मिनट के लिए रुकती है। तो 5 बार जब रुकेगी तो टोटल रुका गया समय कितना हो जाएगा 18 बचे 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा 1.5 घंटा। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं टोटल लगाने में समय 8 प्लस 1.5 जोड़ देंगे तो 9.5 घंटा समय लेगी। उस दूरी को तय करने में 9.5 घंटा समय लेगी। उतारिए इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और सतह के कुल क्षेत्रफल के बीच अनुपात 3:5 है। अगर वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है। इस प्रश्न में भी थोड़ा जटिल किया है। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr h होता है। वृत्ताकार बेलन या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr कोष्टक में h धन r होता है। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे आपको कहे वैसे वैसे करिए। कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और सतह के कुल क्षेत्रफल के बीच अनुपात 3:5 है। मतलब इसका और इसका अनुपात 3:5 के रूप में दिया है। 2πr h बटे 2πr h धन r बराबर 3:5। देखिए 2πr से 2πr कट गया तो h बटे h प्लस r बराबर 3/5। इधर गुणा करिए तो 5h बराबर 3h प्लस 3r। तो 5 इधर से घट जाएगा तो 5 में से 3 गए 2h बराबर, यहाँ न आ रहा हो इधर देख लीजिए, इधर कर देना इसको। तो 5h बराबर 3h प्लस 3r। इधर का हम कॉमन करिए, पक्षांतर करिए, सॉरी। 5 में से 3 गए 2h बराबर 3r। तो ये समीकरण यहाँ एक बना करके इसे छोड़े रखिए इसको। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। अगर वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्षेत्रफल दिया गया है 1848 वर्ग सेंटीमीटर।
1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH बराबर 1848 दिया गया है। 2 गुणे पाई का मान तो आप जानते करते होंगे 22/7 गुणे r का मान यहां से निकाला जा सकता है। r का मान यहां से निकालेंगे तो 2h/3 हो जाएगा। 2h/3 गुणे h बराबर 1848 काटिए तो 1848 भागे 22 करिए 22 8 176 14 6 गए 8 14 से 6 गए 8 7 इधर खत्म बच गया 22 88। अच्छा तो 22 से जब आप काटोगे तो ये 84 बार कटेगा। कितना बार? 84 बार। अब फिर 2h × 2h है तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 से इसको काट दीजिए 4 दूनी 8 4 1 4 21 हो गया। फिर यहाँ h² ये बटे में 7 तरीके 21 21 गुणे 21 हो गया तो बराबर h इस पे अगर हम मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे कर्ली लग जाएगी तो इसका मान 21 आ जाएगा। तो हाइट का मान आंसर आ गया 21। यही आपसे पूछा गया था तो उतारिए इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई को 30% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को निश्चित किया जाए तो उसका परिमाप 82 मीटर होगा अगर आयत की चौड़ाई 10% बढ़ा जाए। अच्छा यहां तक पहले लगाइए। तो आप जानते हैं कि आयत में लंबाई होता है चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आयत की लंबाई को 30% बढ़ा रहा है। मान लीजिए पहले लंबाई L थी, अब उसमें 30% बढ़ा दिया गया तो 100% जब निकाला जाएगा तो 130/100 कर देंगे तब वृद्धि माना जाएगा। इतनी हो गई। और चौड़ाई को कह रहा है वही रखा गया, चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई, उतना ही है। तब इसका परिमाप बता रहा है, परिमाप बराबर 82 मीटर हो गया। दोस्तों आप लोग एक चीज जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो परिमाप 82 दिया है, 2 गुणे लंबाई की जगह हम रख सकते हैं 130/100 L + B। अब देखिए इस 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौके 8 41 × 82, इधर 1 0 0 काट दीजिए तो 13/10 L + B बचा। और इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा तो 41 बराबर 13L + 10B/10 हुआ। इधर पूरा 10 से कर देंगे कितना हो जाएगा 410 बराबर 13L + 10B। इक्वेशन नंबर 1 बना करके ही छोड़े रखिए। अब अगला का जब हल करेंगे देखिए आगे यहाँ इसके बाद अगर फिर कह दिया अगर आयत की चौड़ाई 10% बढ़ाई जाए। अब देखिए इसमें चौड़ाई बढ़ा रहा है, b को 110B/100 कर दिया। फिर कह रहा है कि लंबाई को स्थिर रखा जाए मतलब L ही रहे, तब परिमाप कर रहा है। तो परिमाप मूल आयत का तो अच्छा तब परिमाप 73 हो जाता है। तो कह रहा है कि मूल आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। तो देखिए तो यहां से फिर आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे। परिमाप की जगह 73 दिया बराबर 2 गुणे लंबाई वही रहेगी L ही, और B मतलब चौड़ाई बढ़ गया है 110B/B हो जाएगा। इसको ये कटेगा नहीं, 2 गुणे में ही रहने दीजिए। तो 73 बराबर 2L प्लस इधर जब ले जाएंगे 100 यहाँ 100 है, यहीं से ऐसे गड़बड़ होता है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख देने पे। तो फिर 2 का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो इधर 50 बन जाएगा तो 110B/50 कर देंगे। फिर आगे इसको हल करेंगे तो 73। अब इधर का गुणा इधर कर लीजिए सीधा सीधा 50 × 100L कर लीजिए इसको, और प्लस 100 इस मान में लिखते चले, और प्लस 110
बी बटे 50। अब इधर के इसका गुणा कर देंगे, इधर में गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हाथ लगाए, 5 7 35 1 36 3650 बराबर 100 L प्लस 110 बी। ये आ रहा है कि नहीं प्रश्न में? अच्छा आ रहा है, अभी थोड़ा नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना हुआ। तो यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जी, इसका मतलब यहाँ तक लिखा जा सकता है, यहाँ तक आएगा। हल करने पर जब हल करिए तो देखिए क्या हो जाता है। सबसे पहले समीकरण 1 नंबर कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें लिखा गया है 13L है प्लस 10B बराबर 410 है। अब इसको भी थोड़ा छोटा जब करेंगे तो सब में से एक एक जीरो काट दिया जाएगा, तो इधर बचेगा 365। 10 मतलब पक्षांतर ले काट दिया गया है। 10L प्लस 11B, ये था 2 नंबर। अब वहां से लिखिए 10L प्लस 11B इक्वल टू 365 है। अब जब इसको हल करेंगे तो 10 इसमें इसका हो जाएगा तो 130L प्लस 10 100B बराबर 4100। फिर उधर का गुणा इसमें करेंगे तो 130L प्लस 13 मतलब 3 1 13 का 13 13 1 14 143B बराबर 13 25 65 के 5 6 13 6 78 78 6 84 4 8 13 3 39 40 47 4700 45 हो गया। अब घटाना लगा दीजिए, ये इससे कट गया, यहाँ बचा ऋण 43। अब यहाँ के बाद इधर लगा रहे हैं ऋण 43B बराबर, अब 4745 मतलब 4745 में से 4100 जब घटा दोगे तो 5 4 7 में से 1 गया 6 645 ऋण 645 बचा, ये कटा B बराबर। अब देखिए 43 का अगर हम 15 बार कर देंगे तो 645 उससे कट जाएगा। अब ये B का मान आ गया। B का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, तो B का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए तो यहाँ है 1 कि 410 बराबर 13L और प्लस 15 150 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13L 410 में से 150 घटा दीजिए, 0 11 से 5 गए 6 3 से 2 तो 260 हुआ। तो 13 दूना 26, L बराबर 20, L बराबर 20 और B खुद चौड़ाई B 15 है। तब आपसे पूछ रहा है कि मूलतः जो यहाँ पर अब देखिए हल कर दे रहे हैं, कह रहा है कि तब मूल आयत का परिमाप, तो मूल आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? मूल आयत का परिमाप बराबर, अब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। 2 मूल आयत का लंबाई कितना था 20 प्लस चौड़ाई कितना था 15 15 20 35 35 दूना 70। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7वां। क्या कह रहा है? एक नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर, एक नाव धारा 36 किलोमीटर 36 है ये 36 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है। अगर धारा की चाल 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा की दिशा में 78 किलोमीटर प्रति। देखिए ऐसा प्रश्न हमको पहले से बता चुके हैं। तो सबसे पहले लिखा करिए कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हो गई। अब यहां लिखिए कि धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगी? हम मान ले रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, लेकिन धारा की चाल प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 यहां y मान करके बराबर लिख दीजिए 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब फिर एक पॉइंट और बना लिया करिए, दोनों पॉइंट क्लियर कि धारा के विपरीत दिशा में
नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी, जब हमने आपको बताया है कि जिधर पानी बहता रहे अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो पानी आपको धक्का देगा, जिधर आप जाना चाहेंगे उसके विरुद्ध, जिधर आप जाना चाहेंगे उसके विरुद्ध धक्का देगा। इसका मतलब कि जो हमारी चाल होगी, नाव की चाल जो होगी उसमें से उसको घटा दिया जाएगा। तो नाव की चाल क्या माना गया है, वाई नहीं माना गया, हाँ नाव की चाल यक्स है तो यक्स ऋण वाई कर दिया जाएगा। अगर धारा के सापेक्ष या दिशा में तब नाव की चाल क्या हो जाएगी, यक्स धन वाई हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप एक सवाल लगाइए, करा कि एक नाव के विरुद्ध 36 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है। तो आप एक चीज जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यहां से लिखिए एक साइड से ताकि क्लियर हो जाए। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपको जो है, आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं ना, विरुद्ध का है विपरीत दिशा में, तो ये वाला चाल लगाएंगे तो यक्स ऋण वाई बराबर दूरी कितना है 36, समय कितना ले रहा है 5 घंटा, और वाई का मान दिया हुआ है कितना 2.4, तो यक्स ऋण 2.4 बराबर 36/5 कर लीजिए। तो यक्स बराबर 36/5, ये उधर जाएगा तो प्लस 24/10 बन गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 50 हुआ, 5 दाम 50 360 प्लस 10 बचे 50, 24 पंजे कितना हो जाएगा 0 5 10 12 120 जब होगा तो इसको जोड़ दीजिए तो 0 6 2 8 3 1 4, तो x मतलब 48/5 आया। अब ये x क्या है, x शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर 48/5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आया है। अब आगे देखेंगे तो कह रहा है तो नाव धारा की दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। अब देखिए ये तो विरुद्ध वाला हो गया, इधर इस साइड विरुद्ध से हमको नाव की चाल पता लग गई। अब सापेक्ष जब गति करेगा तब देखिए तब क्या हो जाएगा, x प्लस मतलब चाल x प्लस वाई हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर दूरी 78 किलोमीटर का रहा है, कितना समय लेगी। तो यही आपको समय t निकालना है। x आपको पता हो गया है कि 48/5 है, y वहां ऑलरेडी दिया हुआ है 2.4 को हम 24/10 लिख देते हैं बराबर 78/t, प्लस ले लीजिए 50, 5 दाम 480 प्लस 10 बचे 50, 24 पंजे 120 बराबर 78/t हुआ। इसको जब जोड़ा गया था कितना आया था 0, इधर जोड़ लीजिए जगह तो ये 0 8 2 10 के 0 4 1 5 1 6, 480 प्लस 120 जोड़ेंगे तो 600 हुआ बटे 50 बराबर 78/t। ये कटा 5 बार हमें 65, t बराबर हो जाएगा आपका 78/12। 78/12 जब काटा जाएगा तो 12 छंग 72 फिर 12 पंजे 60, तो t मतलब 6.5 घंटा समय लगेगी। यही आपका आंसर है। इस प्रश्न को भी कायदे से उतार लीजिए, नोट्स बनाते चलिए तभी आपको फायदा होगा।